वेलकम टू यूपीपीएससी मंथन। आज हम लोग इस वीडियो में पीसीएस प्री 2020 के लिए राष्ट्रीय करंट अफेयर को पढ़ेंगे। यह राष्ट्रीय करंट अफेयर जनवरी 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक का है, जो आगामी परीक्षाओं तथा एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, लद्दाख और लक्षद्वीप को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल कर लिया गया है। तो अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन IMPDS पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल कर लिया गया है। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण के बाद, मतलब शामिल होने के बाद जो है, भारत के कुल 26 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश जो है इस योजना से जुड़ गए हैं। किस योजना से? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से, जिससे अब जो है लगभग 65 करोड़ लोग जो है इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और जो शेष बचे हुए राज्य हैं उनको मार्च 2021 तक इस योजना में एकीकृत किया जाएगा, यानी इस योजना में जो है जोड़ा जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लद्दाख की। तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर और लद्दाख की कैपिटल लेह और कारगिल है। लक्षद्वीप की बात करेंगे तो लक्षद्वीप की राजधानी जो है कावारत्ती है और लक्षद्वीप के प्रशासक जो है दिनेश्वर शर्मा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2020। तो 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच जो है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया गया है। यह पोषण दिवस जो है 1982 से लगातार मनाया जाता रहा है और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के कार्यक्रमों को जो है भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय WCD के अंतर्गत आने वाले खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है, ताकि मानव शरीर के लिए जरूरी पोषण के महत्व और भूमिका पर शिक्षित किया जा सके। नेक्स्ट है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 को लेकर अहम फैसला सुनाया है, जिसके तहत अब बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में 2005 में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक देने का जो व्यवस्था की गई है वह उन बेटियों पर भी लागू होगा जिनका जन्म 2005 से पहले हुआ है। 2005 के बाद जन्म लेने वाली बेटियों के लिए तो यह फैसला संशोधन के बाद से लागू है ही। पैतृक संपत्ति में बेटी को हिस्सा देने के इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता कि उनका जन्म 2005 में बने कानून से पहले हुआ है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में 2005 में संशोधन किया गया था और संशोधन में कहा गया था कि बेटियों को अब पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक दिया जाएगा, लेकिन यह नियम जो है 2005 के बाद से लागू था। यानी जिन बेटियों का जन्म 2005 के बाद हुआ था सिर्फ उन्हीं पर यह नियम लागू था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि उन बेटियों पर भी यह नियम लागू होगा जिनका जन्म 2005 के पहले हुआ है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो शिक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को भारत का सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। वहीं दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश के राजीव गांधी विश्वविद्यालय को स्थान मिला है और तीसरे पर JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी जुलाई में पास किया गया है, जिससे रिलेटेड हम सारे करंट अफेयर को पढ़ेंगे। इस शिक्षा नीति में क्या क्या नई चीज़ें हैं उसको हम लोग जानेंगे। पहला क्वेश्चन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम जो है शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है
नई शिक्षा नीति 2020 के तहत। देश की आज़ादी के बाद जो है इस मंत्रालय का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल ही था, लेकिन 1985 में इसे बदलकर ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री कर दिया गया था। ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री का फुल मतलब अर्थ होता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पास किया है। यह आज़ाद भारत की कौन सीवी एजुकेशनल पॉलिसी है? तो यह आज़ाद भारत की तीसरी एजुकेशनल पॉलिसी है। पहली पॉलिसी कौन लाया था? तो इंदिरा गांधी ने 1968 में पहली पॉलिसी एजुकेशनल पॉलिसी लाई थी, और दूसरा जो है राजीव गांधी ने 1986 में लाए थे, और तीसरा जो एजुकेशनल पॉलिसी है उसको नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश में शिक्षा पर जीडीपी का कितना खर्च करने का प्रावधान किया गया है? तो कुल जीडीपी का 6% जो है नई शिक्षा नीति के तहत जो है शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। और वहीं पर नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी ड्राफ्ट 2019 के अनुसार जो है भारत में वर्ष 2017 से 18 के बीच जो है जीडीपी का कुल 2.7% जो है शिक्षा पर खर्च किया गया था। किसके बीच? 2017 से 18 के बीच जो है यह खर्च किया गया था शिक्षा पर। अब हम लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर देखेंगे कौन सा देश शिक्षा पर सर्वाधिक खर्च करता है। तो 7% जीडीपी का, अपने जीडीपी का 7% जो है फिनलैंड खर्च करता है एजुकेशनल पॉलिसी पर। विश्व में सबसे अच्छी एजुकेशनल पॉलिसी जो है फिनलैंड की है। 6% कौन खर्च करता है? तो 6% में किर्गिस्तान, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील है। और वहीं पर 5.5% में यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिलिस्तीन है, तथा 5% में यूएसए, कोरिया और मंगोलिया और मलेशिया जैसे देश शामिल हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा का माध्यम क्या होगा? तो 5वीं कक्षा तक जो स्कूली शिक्षा दिया जाएगा वो उनके मातृभाषा में दिया जाएगा या क्षेत्रीय भाषा में यह शिक्षा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 फॉर्मेट को खत्म करके कौन सी व्यवस्था लागू करने का प्रावधान है? तो 10+2 फॉर्मेट को खत्म करके जो है 5+3+3+4 का नया फॉर्मेट तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू करने का प्रावधान है? तो क्लास 6 से जो है वोकेशनल क्लास शुरू करने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई है? तो वर्ष 2030 तक जो है हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेडिकल और लॉ एजुकेशनल को छोड़कर अन्य उच्च शिक्षा के लिए कौन सा आयोग बनाने की बात कही गई है? तो भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग HECI आयोग बनाने की बात कही गई है। संस्कृति और भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा संस्थान स्थापित होगा? तो IITI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन जो है यह संस्थान स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल होने का टारगेट रखा गया है? तो 2050 तक यह टारगेट रखा गया है कि 2050 तक 50% शिक्षार्थियों को जो है व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। इसका मसौदा किसकी अध्यक्षता में बने पैनल ने तैयार किया था? तो के कस्तूरी रंगन की पैनल थी, इन्हीं की अध्यक्षता में जो है यह मसौदा तैयार किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। के कस्तूरी रंगन जो है इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार रिसर्च के लिए कौन सा संगठन स्थापित होगा? तो यहाँ पर तीन
3 संगठन स्थापित होगा। पहला है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, दूसरा है राष्ट्रीय शोध संस्थान और तीसरा है राष्ट्रीय अनुसंधान आयोग। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कॉलेजों को कितने समय में चरणबद्ध तरीके से ऑटोनोमस स्वायत्त बनाने की बात कही गई है। तो 15 साल में जो है ऑटोनोमस बनाने की बात कही गई है। यहाँ पर अब हम लोग राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन जो है इसकी घोषणा की है। इस मिशन के तहत जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के पूर्व अध्यक्ष सत्यनारायण की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा जुलाई 2019 में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का ब्लूप्रिंट जारी किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया है, किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया है। तो सत्यनारायण की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य ID निर्माण किया जाएगा, जिसका उद्देश्य व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को भविष्य में उपयोग हेतु जो है संग्रहित किया जाएगा। प्रत्येक रोगी जो अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना चाहता है उसे प्रारंभ में एक हेल्थ ID कार्ड बनानी होगी। प्रत्येक हेल्थ ID को रोगी की सहमति से व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड मॉड्यूल से जोड़ा जाएगा। हेल्थ ID निर्माण के लिए व्यक्ति से संबंधित मूलभूत जानकारी और मोबाइल नंबर या आधार संख्या को आवश्यकता होगी। सिंपल तरीके से अगर हम लोग राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को समझे तो जिस तरीके से हमारा आधार कार्ड बना है उसी तरीके से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत भी एक यूनिकोड बनेगा। उस यूनिकोड में या उस कार्ड में जो है हमारे पुराने जितने भी दवा के पर्चे हैं या जितने भी ट्रीटमेंट हो चुका है हमारा या जितने भी बीमारियां हमें हुई हैं उसका डिजिटल रूप से उसमें फॉर्मेट तैयार किया जाएगा। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर वही डिजिटल कोड या डिजिटल यूनिकोड से जो है हमारे पुराने बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेगा और उसी के हिसाब से हमको दवाइयाँ प्रदान करेगा। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के बारे में जानकारी करेंगे। तो 20 अगस्त 2020 को आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का परिणाम जारी किया गया है। यह अपने तरीके का पहला डिजिटल सर्वे है। 1098 शहरी स्थानीय निकायों को जो है ODF प्लस तथा 483 शहरों को जो है ODF प्लस के रूप में प्रमाणित किया गया है। किसके तहत? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत। कुल 6 शहरों को जो है 5 स्टार प्रमाण दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत, जबकि 65 शहरों को जो है 3 स्टार प्रमाणन तथा 70 शहरों को जो है 1 स्टार प्रमाणन प्रदान किया गया है। प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो प्रथम स्थान पर इंदौर है और दूसरे स्थान पर सूरत शहर है, जिसकी जनसंख्या जो है 10 लाख से अधिक है। इस श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में से उत्तर प्रदेश के 4 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें लखनऊ को 12वां जो है, आगरा को 16वां और गाजियाबाद को 19वां तथा प्रयागराज को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। एक से 10 लाख की जनसंख्या के बीच वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर जो है अंबिकापुर छत्तीसगढ़ को प्रदान किया गया है तथा दूसरे पर मैसूर कर्नाटक को प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश के 1 लाख से अधिक जनसंख्या में शीर्ष स्थान पर वाराणसी है तथा दूसरे स्थान पर कानपुर शहर है। 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाली गंगानगर की श्रेणी में कन्नौज प्रथम स्थान पर है तथा बिजनौर जो है दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। अभी हाल ही में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का मसौदा तैयार किया गया है।
तो 19 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए 1517.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए उम्मीदवारों हेतु सामान्य योग्यता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन जो है साल में 2 बार आयोजित किया जाएगा तथा यह प्रमुख 12 भाषाओं में किया जाएगा। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए कितना रुपया जारी किया गया है, तो इस डाटा को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अटल रैंकिंग 2020। तो 18 अगस्त 2020 को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2020 जारी की है। केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों की सूची में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को जो है प्रथम स्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई को द्वितीय स्थान एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। यानी आईआईटी मद्रास को प्रथम, आईआईटी मुंबई को द्वितीय और आईआईटी दिल्ली को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर को 6वां और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को जो है 11वां एवं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को जो है 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना के तहत समुद्र के भीतर जो है करीब 2300 किलोमीटर तक केबल बिछाया गया है। इस पर लगभग 1224 करोड़ रुपए की खर्च आई है। इस परियोजना के तहत जो है चेन्नई एवं पोर्ट ब्लेयर के मध्य जो है 400 गीगा प्रति सेकंड तथा अंडमान निकोबार द्वीप से अन्य द्वीपों के मध्य यह सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। 400 गीगा प्रति सेकंड क्या है? तो यह 400 गीगा प्रति सेकंड जो है इंटरनेट की स्पीड है। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे। तो 24 अगस्त 2020 को गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर निर्मित भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? यह जो है गुवाहाटी में स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। इस रोपवे की लंबाई जो है 1.82 किलोमीटर है। इस रोपवे को बनाने में जो है 56 करोड़ रुपए का खर्च आया है। यह रोपवे गुवाहाटी शहर के कचरी घाट को उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर से जोड़ता है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत सप्ताह। तो 7 अगस्त 2020 को जो है रक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह 7 से 14 अगस्त 2020 तक मनाया गया है। ये याद रखिएगा कि आत्मनिर्भर भारत सप्ताह कब से कब मनाया गया है? तो 7 से 14 अगस्त तक मनाया गया है। देवलाली दानापुर किसान रेल। तो अभी वर्ष 2020 तक किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय द्वारा और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान विशेष रेल का संचालन शुरू किया गया है। इससे किसान आपातकालीन बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाकर और अधिक आर्थिक सबल प्राप्त कर सकेंगे। यह रेल जो है महाराष्ट्र के देवलाली से दानापुर बिहार तक चलाया जाएगा। यह रेल एक बार में 1519 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। वर्ष 2020-21 के आम बजट में दूध, मांस और मछली सहित जल्द नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों की निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला बनाने की घोषणा की गई थी। यह रेलगाड़ी अपनी तरह की पहली रेलगाड़ी है जो किसान सेवकों के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है बरौनी टाटा नगर। तो बरौनी से टाटा नगर के लिए भी किसान रेल की शुरुआत
की गई है। 13 अगस्त 2020 को भारतीय रेलवे की दूसरी किसान विशेष रेलगाड़ी का परिचालन जो है बरौनी बिहार से टाटानगर झारखंड के बीच प्रारंभ किया गया है। इस विशेष रेल के द्वारा बोकारो स्टील सिटी, हटिया तथा टाटानगर के लिए दूध की आपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन किया गया है। तो 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में प्रस्तावित भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण हेतु भूमि पूजन देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की प्रथम बैठक 19 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, जिसमें अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का चुनाव किया गया है। श्री राम न्यास में कुल 15 सदस्य होंगे, जिसमें एक सदस्य सहित दलित समाज से रहेगा। निर्मोही अखाड़े के प्रमुख महंत नित्य गोपाल दास न्यास के अध्यक्ष हैं और न्यास के महासचिव के रूप में चंपत राय को चुना गया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव निपेंद्र मिश्र को मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 का आयोजन किया गया है। तो 4 अगस्त को स्मार्ट इंडिया हैकाथन के चौथे संस्करण का शुभारंभ शुरू हुआ है। इस हैकाथन का उद्देश्य जो है विभिन्न सरकारी निजी संस्थानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के लिए भारत के छात्रों द्वारा विश्व स्तरीय समाधान प्राप्त करना है। इसका थीम क्या है? तो कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं है और कोई विचार बहुत छोटा नहीं है, इसका थीम है। नेक्स्ट, भारतीय सेना में महिलाओं के लिए अस्थायी कमीशन की घोषणा की गई है। तो 3 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी कर दिया गया है। इससे पूर्व 17 फरवरी 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय सेना महिला अधिकारियों के लिए पुरुष अधिकारियों के समान ही अस्थायी कमीशन एवं कमान अधिकार के संबंध में निर्णय सुनाया था। 17 मार्च 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय के तहत भारतीय नौसेना में भी महिलाओं को अस्थायी कमीशन प्रदान करने की बात कही है। किसमें? भारतीय नौसेना में। नेक्स्ट है सुपोषित मां अभियान। तो हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की उपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा भामाशाह मंडी परिषद कोटा राजस्थान से सुपोषित मां अभियान आरंभ किया गया है। इस अभियान के पहले चरण में 12 महीनों के लिए 1000 गर्भवती महिलाओं को 17 किलोग्राम संतुलित आहार की किट प्रदान की जाएगी। यह अभियान जो है गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के लिए पोषण संबंधी सहायता उपलब्ध कराएगा। इस योजना का क्रियान्वयन जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है NIRF इंडिया रैंकिंग 2020। तो 11 जून 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2020 जारी की है, जिसमें शीर्ष प्राप्त 5 संस्थान कौन कौन से हैं? तो पहले पर IIT मद्रास है, दूसरे पर भारतीय विज्ञान संस्थान है, तीसरे पर IIT दिल्ली है, चौथे पर IIT बॉम्बे और 5वें पर IIT खड़गपुर है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 जारी हुआ है। तो 7 जून 2020 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 जारी किया गया है। 100 अंकों में कुल प्राप्त अंकों के आधार पर शीर्ष 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले स्थान पर गुजरात है, दूसरे पर तमिलनाडु है, तीसरे पर महाराष्ट्र है। और छोटे राज्य कौन कौन से हैं? तो छोटे राज्यों में पहले पर गोवा है, दूसरे पर मणिपुर और तीसरे पर मेघालय है। और वहीं संघ में देखेंगे तो संघ में पहले स्थान पर चंडीगढ़ है, दूसरे पर दिल्ली है और तीसरे पर अंडमान और निकोबार जो है।
नेक्स्ट है वधावान में नया प्रमुख बंदरगाह के निर्माण का जो है घोषणा किया गया है। तो 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के वधावान में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई है। यह जो बंदरगाह है देश का 13वां प्रमुख बंदरगाह होगा। वर्तमान में भारत में कुल 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक बोडो समझौता संपन्न हुआ है। तो 27 जनवरी 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में केंद्र सरकार, असम सरकार तथा बोडो प्रतिनिधियों के मध्य जो है नई दिल्ली में तीसरा और अस्थायी बॉर्डर समझौता संपन्न हुआ है। बोडो समझौता संपन्न हुआ है। इसके लिए पूर्व फरवरी 1999 में एवं फरवरी 2003 में 2 बोडो समझौता संपन्न हुए थे। इसके पूर्व कितने और बोडो समझौता हो चुके थे? तो 2 हुए थे, एक फरवरी 1999 और एक फरवरी 2003 में। प्रस्तुत समझौते के अंतर्गत जो है 1500 सशस्त्र बोडो उग्रवादी हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में वापस लौट जाएंगे। इस बोडो समझौता के तहत यह समझौता किया गया कि जो 1500 सशस्त्र बोडो उग्रवादी हैं इनको ये अपना मुख्य धारा में लौट जाएंगे। मतलब ये जो शस्त्र उठाए हैं, उग्रवादी बने हुए हैं, हिंसा का जो रास्ता अपनाए हैं, ये हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे। असम सरकार द्वारा बोडो भाषा को देवनागरी लिपि में संबद्ध किया जाएगा और आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली बोडो जनजातियों को बोडो हिल जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। ये जो है इस समझौते की प्रमुख जो है जानकारियाँ थी। नेक्स्ट है गैरसैंण उत्तराखंड की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है। तो 8 जून 2020 को उत्तराखंड राज्य द्वारा गैरसैंण उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी गई है। इस संदर्भ में 8 जून 2020 को उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की स्वीकृति से अधिसूचना जारी की गई है। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा नीति 2020। तो साइबर सुरक्षा नीति 2020 कब जारी किया गया है? तो इसकी घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 15 अगस्त के दिन जो है किया है। वर्तमान साइबर सुरक्षा नीति 2013 के स्थान पर नवीन साइबर सुरक्षा नीति 2020 लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020 के तहत जनवरी 2020 तक सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी गई थी। नवीन साइबर नीति संसदीय संयुक्त समिति के तहत विचाराधीन डेटा संरक्षण कानून, जो डेटा स्थानीयकरण को अनिवार्य करता है, के प्रावधानों को भी प्रभावित कर सकती है। नवीन साइबर सुरक्षा नीति की क्या आवश्यकता थी? तो इसके बारे में जानेंगे। तो साइबर सुरक्षा के समक्ष नवीन चुनौतियों में डेटा गोपनीयता, कानूनी प्रवर्तन, विदेशों में संग्रहित डेटा तक पहुंच का अभाव, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग, साइबर अपराध और साइबर आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अभाव आदि शामिल था। इसी के कारण जो है नवीन साइबर सुरक्षा नीति की आवश्यकता थी। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनाई गई हैं। तो कौन कौन सी हैं? देश का पहला राज्य कौन है जिसने 3 राजधानियां होंगी? तो वह देश का आंध्र प्रदेश है जिसकी 3 राजधानियां होंगी। प्रस्ताव के अनुसार जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की एक्टिविटी कैपिटल होगी और वहीं कुर्नूल जो है जुडिशियल कैपिटल के तौर पर पहचान मिलेगी, जबकि अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी। नेक्स्ट है कि भारत और अमेरिका ने जो है द्विपक्षीय 2+2 अंतर्राष्ट्रीय बैठक जो है संपन्न हुआ। किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच। 14 सितंबर 2020 को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्चुअल मोड में आधिकारिक स्तर पर द्विपक्षीय 2+2 अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित की है। बैठक के दौरान जो है दोनों पक्षों ने रक्षा, सुरक्षा और विदेश नीति क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति और विकास की समीक्षा की है। उन्होंने पारस्परिक हित के आधार पर
इन क्षेत्रों में चल रहे सहयोग को बढ़ाने के अवसरों की खोज की। उन्होंने क्षेत्रीय विकास के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया है और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध भारत प्रशांत के लिए अपनी खोज को आगे बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व जो है विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जो अमेरिका के में है, सुश्री वाणी राव, और रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की श्री सोमनाथ घोष ने किया है। वहीं अमेरिका प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो है अमेरिकी राज्य विभाग में दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी श्री डेन थॉम्पसन और अमेरिकी रक्षा विभाग में भारत प्रशांत सुरक्षा मामलों के कार्यवाहक सहायक सचिव श्री डेविड हेलवे ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी सितंबर माह में पीएम मोदी ने फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया संवाद में फिट इंडिया एज उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। ये फिटनेस प्रोटोकॉल फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के लिए फिटनेस समर्थक लोगों की मदद से तैयार किया गया है। यह 3 आयु वर्गों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें कौन कौन से शामिल हैं इसको देखेंगे। यह जो है 5 से 18 वर्ष के वर्ग वाले लोग शामिल हैं। इसमें 1865 वर्ष के वर्ग वाले लोग शामिल हैं और इसमें 65 से अधिक वर्ष के जो लोग हैं उन वर्ष के वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं। फिट इंडिया मूवमेंट की कल्पना और शुरुआत पीएम मोदी द्वारा 29 अगस्त 2019 को जो है किया गया था। फिट इंडिया संवाद भारत को फिट नेशनल बनाने की योजना तैयार करने के लिए देश में नागरिकों को शामिल करने का एक अन्य प्रयास है। आरोग्य मंथन 2.0 का जो है अभी सम्मेलन किया गया था। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMGAY की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की है। आयोजन के दौरान उन्होंने PMJAY के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए आयुष्मान भारत PMJAY स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO कौन हैं? तो डॉक्टर इंदु भूषण हैं। नेक्स्ट है ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल। तो पहली बार भारत के 8 सागर तटों की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र के लिए सिफारिश की गई है। इन समुद्र तटों का चयन प्रख्यात पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों से बना एक स्वतंत्र राष्ट्रीय जूरी द्वारा किया गया था। यह घोषणा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 18 सितंबर को आयोजित एक आभासी कार्यक्रम के दौरान की है। यहाँ पर हम लोग ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण क्या है इसको समझेंगे। तो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशनल डेनमार्क द्वारा दिए जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल है। ब्लू फ्लैग सागर तट विश्व के सबसे स्वच्छ सागर तट माने जाते हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए चुने गए 8 समुद्र तट कौन कौन से हैं? तो वो समुद्र तट हैं। पहला है गुजरात का शिवराजपुर तट, दूसरा है दमन एवं दीव का घोघला तट, तीसरा है कर्नाटक का कासरगोड बीच, चौथा है कर्नाटक का पदुबिरंदी बीच, पांचवा है केरल का कप्पड़ बीच, छठा है आंध्र प्रदेश का रुशिकोड़ा बीच, ओडिशा का गोल्डन बीच और अंडमान निकोबार का राधानगर बीच। नेक्स्ट है सांसदों के वेतन में 30% की कटौती की गई है। तो अभी हाल ही में लोकसभा में संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को 15 सितंबर 2020 को पारित कर दिया गया है। इस विधेयक में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न तत्काल वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए
सभी सांसदों के वेतन में 1 अप्रैल 2020 से 1 वर्ष की अवधि के लिए 30% की कटौती करने की मांग की गई है। इस अध्यादेश को 6 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट है, अब हम लोग यहाँ पर फटाफट सूक्ष्म वन लाइनर करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस वर्ष तक जीरो रोड फैटलिटीज को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक जो है लक्ष्य रखा गया है। जीरो रोड फैटलिटीज का अर्थ है कि भारत में जो सड़क दुर्घटना से मृत्यु होती है उस मृत्यु दर को जीरो पर ला देना। भारत में प्रतिवर्ष जो है 1.5 लाख लोग जो है सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदल कर क्या रखा जाएगा? तो अटल बिहारी वाजपेयी रखा जाएगा। भारत के शीर्ष नवाचार शैक्षणिक संस्थानों की सूची में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो IIT मद्रास को दिया गया है। इसको हमने अभी पढ़ा दिया है। पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? तो 8 सितंबर 2020 को आयोजित किया गया है। पहले अपनी तरह का कटरा दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर कब तक पूरा हो जाएगा? तो 2030-23 तक तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अटल टनल का उद्घाटन कब तक किया जाएगा? तो सितंबर 2020 तक किया जाएगा। लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित केलोंग रेलवे स्टेशन भारत का पहला सुरंग रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट है, फिट इंडिया यूथ क्लब पहल की शुरुआत किसने की है? तो किरण रिजिजू ने की है। किरण रिजिजू जो है खेल मंत्री हैं। एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड योजना की घोषणा किसने की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रोजेक्ट लायन शेरों के स्वास्थ्य प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा और शेरों की विश्व स्तर की देखभाल प्रदान करेगा। एशियाई शेर संरक्षण परियोजना के लिए 97.85 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट के इंजन का सफल परीक्षण किस कंपनी ने किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस ये कंपनी प्राइवेट कंपनी इसने किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र RSK का उद्घाटन किया है। यह केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अमृत योजना के कार्यान्वयन में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है? तो ओडिशा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है अमृत योजना के कार्यान्वयन में। नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी दुनिया के किस रैंक के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो चौथे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। लोकसभा ने कर्मचारियों के लिए शुरुआती स्तर पर किस भाषा का पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो फ्रेंच भाषा का शुरुआत किया है। हाल ही में कृषि मेघ का शुभारंभ किसने किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, इन्होंने किया है। सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय ICAR के महत्वपूर्ण आंकड़ों जानकारियों की सुरक्षा के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेले का शुभारंभ किया है। मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय पर जानकारी के लिए संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकराव के निपटान का प्रबंधन करना है। किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? तो उत्तराखंड में स्थापित होगा। राज्य भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो महाराष्ट्र में एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया है। इस सेवा का उद्घाटन महाराष्ट्र के अकोला में किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू किया है? तो हरियाणा ने शुरू किया है। हरियाणा ने परिवार पहचान पत्र नामक एक विशिष्ट पत्र जारी की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य भर में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना है।
राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। यह कार्यक्रम कक्षा 6 से 11वीं तक के स्कूली छात्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू किया गया है। केरल के किस एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान 7 अगस्त 2020 को दुर्घटनाग्रस्त हो गई है? तो कोझिकोड कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह विमान दुर्घटना हुआ है। राफेल लड़ाकू विमान की सुरक्षित लैंडिंग भारत के किस एयरबेस पर किया गया है? तो अंबाला एयरबेस पर 29 जुलाई को 5 लड़ाकू विमानों की लैंडिंग किया गया है। राज्य वन विभाग के एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि चंबल अभयारण्य में डॉल्फिन की संख्या घट रही है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में जो है स्थित है। विश्व में कुल बाघों की संख्या में सिर अकेले भारत में कुल कितने प्रतिशत बाघ रहते हैं? तो भारत में जो है कुल 70% कुल बाघों की संख्या में, विश्व में कुल बाघों की संख्या में भारत में सिर्फ 70% बाघ सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? तो 2967 जो है भारत में कुल बाघों की संख्या है। देश का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो गुजरात में की गई है। ऑडिट ऑनलाइन किस मंत्रालय के तहत जेनेरिक और ओपन सोर्स एप्लीकेशन है? तो पंचायत राज मंत्रालय का जो है यह ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब पंचायत फंड की ऑडिटिंग ऑनलाइन तरीके से की जाएगी। यह ऑडिटिंग ऑडिट ऑनलाइन नामक एप्लीकेशन के जरिए की जा रही है। देश के किस राज्य ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को मंजूरी दी है? तो कर्नाटक ने मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने गोधन योजना का शुभारंभ किया है? तो छत्तीसगढ़ ने इसकी शुरुआत की है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर शुरू किया गया है? तो एझीमाला में शुरू किया गया है। भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ देखा गया है? तो उड़ीसा में इसको देखा गया है। भारतीय रेलवे का पहला केबल वाला रेल पुल कहाँ पे बन रहा है? तो जम्मू और कश्मीर में बन रहा है। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट वाला बंदरगाह कौन बनेगा? तो कोचीन बंदरगाह जो है बनेगा। देश का अगड़ा हुआ राज्य कौन है जो पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में सबसे आगे है? तो मध्य प्रदेश जो है इसके कार्यान्वयन में सबसे आगे है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ पर देखा गया है? तो असम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। मई माह में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने जीव प्रजातियों को लुप्त प्राय की सूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो 20 प्रजातियों को इसमें सूचीबद्ध किया गया है। बेरोजगारी से लड़ने के लिए भारतीय सेना ने मई माह में कौन सा स्कीम लॉन्च किया है? तो टूर ऑफ ड्यूटी यह नई स्कीम जो है भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया है। चक्रवात अम्फान किन 2 राज्यों के तटों से टकराया था? तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराया था। इसका नामकरण जो है थाईलैंड ने किया है। नेक्स्ट है, आदिवासी युवाओं की कुशल बनाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो गोल कार्यक्रम की शुरुआत जो है आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए की गई है। भारत में अनलॉक 1 कब से कब तक जारी रहा? तो 1 जून से 30 जून के बीच जारी रहा। इसी क्रम में आगे बढ़ता गया। जैसे अनलॉक 2 हुआ तो 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, अनलॉक 3 हुआ 1 अगस्त से 31 अगस्त तक, इस तरीके से ये बढ़ता रहा। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता जून में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। लॉकडाउन के बीच पहली बार कोई ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई है? तो लिंगमपल्ली से हटिया के बीच
चलाई गई है। भारत की पहली स्वचालित कोविड-19 परीक्षण मशीन कौन सी है? तो कोवस 6800 है। लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 साल से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है? तो 68% बच्चों का मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है। मई माह में अग्नि 5 मिसाइल पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो आइनस कलिंग में रखी गई है। चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना के तहत चंबा सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? तो नितिन गडकरी ने किया है। दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो AK सीकरी ने किया है। भारत के किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो पश्चिमी घाट को जो है संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो प्रौद्योगिकी और प्रबंध सूचना प्रणाली के द्वारा किया गया है। हाल ही में अटल पेंशन योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं? तो 5 साल पूरे हो गए हैं। भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब किस हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है? तो केम्पेगौड़ा बेंगलुरु हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है। आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जो है की गई है। हाल ही में की गई सर्वे के मुताबिक भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में हो गई है। सुरक्षा दादा दादी नाना नानी अभियान किसने शुरू की है? तो नीति आयोग ने शुरू की है। मई माह में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अधीर रंजन चौधरी को नियुक्त किया गया है। कोविड-19 की प्रतिबंधों के बाद भारत की यात्रा करने वाले पहले उच्च स्तरीय विदेशी गणमान्य कौन है? तो जलमाय खलीलजाद जो है बन गए हैं। OBC आयोग का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। जून में जारी TB वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य का प्रदर्शन सबसे अच्छा है? तो गुजरात का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दिल्ली में स्थापित किया गया है। जून माह में लॉन्च किया गया गरीबी कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत किस राज्य से किया गया है? तो बिहार के खगड़िया राज्य से किया गया है। जून माह में जारी किए गए एक आंकड़ों के अनुसार मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार किस राज्य ने दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने दिया है। पोर्टल सत्यभामा किस क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया है? तो कोयला एवं खनन क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया है। भारत में डीकार्बनाइजिंग परिवहन परियोजनाओं की शुरुआत किसकी सहयोग से किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फंड के सहयोग से किया गया है। देश के पहले वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो का उद्घाटन किसने किया है? मनसुख मंडारिया किया है। ये रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। युक्ति 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उच्च शिक्षा संस्थानों से कई बेहतरीन समाधानों की पहचान के लिए युक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है। कर्नाटक की किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो हुबली स्टेशन को बनाया जा रहा है। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? तो मुंबई है। और विश्व का सबसे महंगा शहर हांगकांग है। जून मई में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत में प्रथम स्थान वाला राज्य कौन है? गुजरात है। इसे बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 25% कर दिया है। हाल ही में जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि की गई है? तो 29% की रिकॉर्ड वृद्धि की गई है। सहकार मित्र योजना क्या है? तो सहकार मित्र योजना जो है, यह योजना आत्मनिर्भर भारत की एक पहल है जो एक इंटर्नशिप कार्यक्रम है। यह योजना देश के युवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में भारतीय वीर जवान शहीद हो गए हैं? तो भारत के गलवान रिवर वैली क्षेत्र है। इसमें भारत के 20 वीर जवान शहीद हो गए थे। हाल ही में किस थिंक टैंक ने भारत के परमाणु हथियार में वृद्धि दर्ज करने की बात कही है? तो सिप्री ने इसकी बात
कही है। कैप्टन अर्जुन रोबोट की सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया है, तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 देखभाल केंद्र कहाँ पर बना है, तो नई दिल्ली में बना है। बिमल जुल्का समिति किससे संबंधित है, तो फिल्म मीडिया इकाइयों के युक्तिकरण से यह संबंधित है। देश की पहली मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। हाल ही में जून के महीनों में भारत सरकार ने डेयरी किसानों के लिए किस योजना को लॉन्च किया है, तो किसान क्रेडिट कार्ड अभियान को लॉन्च किया है। आयुष मंत्रालय के तहत भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए किस आयोग की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई है, तो फार्माकोपियो आयोग की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई है। जून माह में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 से वर्ष 2019 के बीच भारत में कितने बाघों की मृत्यु हो गई है, तो 750 बाघों की मृत्यु हो गई है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हुआ है। जून माह में किस मंत्रालय द्वारा जया जेटली टास्क फोर्स का गठन किया गया है, तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। किस राज्य की सरकार ने सभी श्रम कानूनों को 3 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए कौन से नए मार्ग की स्थापना की है, तो लिपुलेख दर्रा से कैलाश मानसरोवर तक की नए मार्ग की जो है उद्घाटन किया है। यहाँ पर स्थापना नहीं होगा, उद्घाटन होगा। ऊर्जा तटस्थ रेलवे स्टेशन वाला देश का पहला जोन बन गया है, तो दक्षिण मध्य रेलवे जोन यह ऊर्जा तटस्थ रेलवे स्टेशन बन गया है। किस राज्य ने प्यार का पौधा अभियान शुरू किया, तो बिहार ने शुरू किया है। फरवरी माह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो वाराणसी में किया गया है। असम का पहला शून्य अपशिष्ट वाला शहर कौन है, तो टिटीबोर है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल घाट कहाँ पर बनाया गया है, तो मणिपुर में बनाया गया है। 28 फरवरी 2020 को पहली पूर्वी आंचलिक परिषद की 24वीं बैठक कहाँ संपन्न हुआ, तो भुवनेश्वर में संपन्न हुआ है। किस राज्य ने फरवरी 2020 में भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी प्रदान की है, तो उत्तर प्रदेश ने प्रदान की है। देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसने संशोधित नागरिकता अधिनियम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है, तो पुदुचेरी जो है लाया है। मार्च 2020 में संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी ने भारत की नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने यह जो है दायर की है। 6 मार्च को किस देश को हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में प्रवेश मिला है, तो भारत को जो है प्रवेश दिया गया है। मार्च में किस संगठन ने कोविड-19 पर स्टार्टअप के जरिए तकनीकी मैपिंग के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इसको मंजूरी प्रदान की है। 21 मार्च को किस मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए स्टैंड इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो पर्यटन मंत्रालय ने शुरू किया है। अप्रैल 2020 को कोविड-19 के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय में दीक्षा प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर लॉन्च किया गया है। 17 अप्रैल को केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की टैगलाइन क्या है, तो किसान का अपना वाहन इसका टैगलाइन है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की है। इसमें से कितने को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, तो 13 को इसमें मान्यता प्रदान की गई है। 22 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत कोविड-19 आपात प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली पैकेज के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं, तो 15,000 करोड़ रुपए जारी किया गया है। 22 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय ने किस राज्य में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से एसटी के 100% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, तो आंध्र प्रदेश जो है
घोषित कर दिया गया है। भारत सरकार ने ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु कितने समुद्री तटों का चयन किया है? तो 13 समुद्री तटों का चयन किया गया है। 21 से 22 जनवरी के मध्य NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। M वेंकैया नायडू द्वारा तेलुगु अध्ययन हेतु स्थापित नए विशिष्ट केंद्र का उद्घाटन किस संस्थान द्वारा किया गया है? तो नेल्लोर आंध्र प्रदेश में किया गया है। 23वें युवा महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया। इसका मुख्य थीम क्या था? तो फिट यूथ फिट इंडिया इसका मुख्य थीम था। केंद्रीय विद्युत ऊर्जा सूचकांक 2019 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो हरियाणा, केरल और कर्नाटक 3 राज्य हैं। रासीना डायलॉग 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कोलकाता ट्रस्ट पोर्ट की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। 6 फरवरी 2020 को किसने नई दिल्ली के तुगलकाबाद में द दिल्ली साइकिल वॉक की आधारशिला रखी है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने रखी है। किस राज्य में देश के पहले और सबसे बड़े वॉक थ्रू एवियरी का उद्घाटन किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। समुद्री सुरक्षा सहयोग का चौथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित हुआ है यह सम्मेलन। 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो मुंबई महाराष्ट्र में संपन्न हुआ है। पहला भारत अफ्रीकी रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2020 कहाँ आयोजित हुआ है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है। पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो अगरतला त्रिपुरा में आयोजित हुआ है। कौन सा राज्य एकीकृत वाहन पंजीकरण लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। देश का पहला राज्य जो 100% LPG कवरेज वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। NCRB के अनुसार देश में लापता होने वाली महिलाओं की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। देश का पहला राज्य ग्लास फ्लोर ब्रिज कहाँ पर बनेगा? तो उत्तराखंड में बनेगा। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो कोच्चि में आयोजित किया गया है। सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। किस राज्य ने गांव का करने के मानचित्र के लिए ड्रोन के उपयोग का निर्णय लिया है? गांव का? तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसका निर्णय लिया है। किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल लॉन्च किया है? तो गाजियाबाद में किया है। देश का पहला दिशा महिला पुलिस स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? तो आंध्र प्रदेश में खोला गया है। 71वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन भारत आए थे? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो आए थे। रक्षा एवं विशेषण संस्थान का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो मनोहर पारिकर रखा गया है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान रखा गया है। देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन है? तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। फेम इंडिया योजना के तहत देश में कितने चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो 2636 स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यभार किसने संभाला है? तो जनरल बिपिन रावत ने संभाला है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से देश में कितने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए गए हैं? तो 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। हाल ही में किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश का राज्यसभा हेतु मनोनयन हुआ है? तो रंजन गोगोई का हुआ है। ये था हमारा प्रमुख यूपी PCS प्री के लिए राष्ट्रीय करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।